अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। ठीक है जी, नावल का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, भैया आप लोग कहाँ गायब हो गए। ना कितने दिनों से ना कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई लाइक आ रहा है, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। भाई कमेंट करके बताएं मुझे, कोई अपना आता पता बताएं, कहाँ गायब हो गए आप सब लोग। और नई आने वाली ऑडियंस से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें जी, अब आगे नावल का आगाज़ करते हैं। मिरहा मिरहा, जी आ रही हूँ। शामिर वॉशरूम से मिरहा को आवाज़ें लगा रहा था। वो अभी अभी किचन में आकर खड़ी ही हुई थी। उसका चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो उसने सोचा को अपने और शामिर के लिए चाय बना लेती है, क्योंकि शिफा के निकाह के बाद मीर मिरहा से भी नाराज़ था। उसने सोचा कि चलो चाय बनाकर मीर का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। अभी पानी सॉस पैन में रखा ही था कि शामिर ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी। जी मीर, आपको कुछ चाहिए था। मीरा ने वॉशरूम के दरवाजे के बाहर आकर शाह मीर से पूछा। मीर क्या कर रहे हैं। शामिर ने अचानक से दरवाज़ा खोलकर मीरा को हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया था। तुम चाहिए मुझे, उसे खींचते हुए अपने साथ शावर के नीचे ले आया था। मगर आप तो मुझसे नाराज़ हैं, फिर मेरी क्यों ज़रूरत है। मीरा ने शामिर के मूड का फ़ायदा उठाते हुए कहा था, जिसको मीरा आते ही समझ चुकी थी। हाँ, तुम ही से तो नाराज़ हूँ, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुमसे नाराज़ हूँ। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अपना हक वसूल नहीं कर सकता। शामिर ने अपनी लब बेसाख्ता उसकी पंखड़ियों पर रखते हुए कैद में ले लिया। उसकी सांसों को तंग किए हुए था। एक हाथ उसकी कमर पर जबकि दूसरा उसकी गर्दन के पीछे से डालकर उसे अपनी गिरफ्त में बेबस किए हुए था। मीरा ने किसी भी तरह की मज़ाहमत नहीं की। जानती थी कि इस वक्त शामिर जिस मूड में है, ज़रा सी मज़ाहमत भी इसके लिए जान का अज़ाब बन सकती है। शामिर के दिमाग में इस वक्त गुस्सा था, जबकि उसका दिल मीरा की कुर्बत चाहता था। ऐसे में शामिर उसके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। मीरा ने समझदारी से काम लेते हुए चुपचाप खुद को मीर के सुपुर्द कर दिया। मैं तुमसे नाराज़ था, तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे मनाना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से पंखड़ियों को आज़ादी देते हुए गंभीर आवाज़ में बोलता हुआ उसके बालों में मुंह छुपाने लगा था। शावर से गिरता हुआ पानी शामिर के सुलगते लब मीरा की जान निकाल रहे थे। जवाब सुनना चाहता हूँ, क्यों मुझे मनाने की ज़हमत नहीं की। वो जो अपनी उखड़ी हुई सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में एसीपी साहब का जवाब दरकार था। कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की, मगर आप तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, बमुश्किल मिनमिनाते हुए कहा था, जबकि अपनी गर्दन पर शामिर के सुलगते लबों के लम्स महसूस करके वो अपनी तेज सांसों के रक्त को रोक भी नहीं पा रही थी। जब शोर नाराज हो तो उसे बातों से नहीं, इरादों से मनाया जाता है। इतनी सी बात भी तुम्हें समझाने के लिए मुझे खुद कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वापिस से बाहर होता हुआ मोहब्बत में नरमी और सख्ती का बर्ताव रखते ही हुए उसकी जिप को खोलकर शर्ट को नीचे खिसकाते हुए बोला था। शामिर, मैं आपके लिए चाय बना रही थी। शामिर के इरादों को पूरी तरह जानकर लम्सों की लूह में चलते हुए बमुश्किल बोली थी। भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। अपने कांधे पर अपने सुलगते हुए लब रखकर दांतों की हल्की सी चुभन दी तो मिरहा सिसक उठी थी। बेख्तियार उसके दोनों हाथ शामिर के दोनों कांधों पर रखे हुए सख्ती पकड़ चुके थे। शामिर ने भी मिरहा के नाखून की चुभन को महसूस किया था। उसके मजबूत जिस्म को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बोलो, क्यों नहीं। तुम्हें मेरी तरह मनाना आता। नरम गरम लबों के लम्स से मेरा सिसकियां भर रही थी। बहुत बहुत माजरत, अगर पढ़ते हुए मेरी आवाज़ बीच में ख़राब हो जाए ना, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। गला थोड़ा सा ना फील हो रहा है, जैसे ड्राई सा हो रहा है, खुश्क हो रहा है गला बार बार, इसलिए मुझे पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब जितनी बहादुर नहीं हूँ मैं, सिसकियों के दरमियान बहुत कम आवाज़ में बोली थी। आज के लिए बनना पड़ेगा, आज़ादी नहीं दूंगा जब तक मुझे मनाओगी नहीं। खुमारदार लहजे से बोलता हुआ उसे घुमाकर उसकी कमर अपनी जानिब कर चुका था। शामिर के लब उसकी नाजुक सी मखमली कमर पर रखे हुए लम्ब छोड़ रहे थे। मिरहा की सिसकियों में तेजी आने लगी थी। मिरहा के दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए अपने मजबूत हाथों के नीचे उसने दबा रखे थे। मैंने कहा मुझे मनाओ, बहके हुए लहजे में सख्ती से कहा। मुझे मनाना नहीं आता, शाह मीर के लम्सों की शिद्दत से सिसकती हुई बोली थी। नहीं मनाओगी तो जान ले लूँगा तुम्हारी। इसका रुख वापस अपनी जानब पलटकर शिद्दत से लब उसके दिल वाले मुकाम पर रख दिए। अपने दांतों की ज़ोरदार चुभन से मुतारिफ करवाया। दिल के नरम मुकाम पर दांतों की चुभन से मेरा सिसक कर तड़प उठी थी। ले लीजिए जान, अगर जान
لینے سے آپ کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے تو میں خوشی سے آپ کی شدتوں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کے دل کی بات اس کی زبان تک آ گئی۔ میری شدتوں میں جان دے سکتی ہو مگر اپنی شرم کو پیچھے کر کے مجھے منا نہیں سکتی۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کر اس کے جبڑے کو مضبوطی سے پکڑ کر دانتوں سے اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے کو کچلنے کی حد تک کاٹا تھا۔ وہ درد سے رونے لگی تھی۔ میری جان رونا نہیں، جب منانے کی ہمت نہیں ہے تو پھر سہنے کی ہمت رکھو۔ جہاں پر دانتوں سے کاٹا تھا وہیں پر شامیر نے لب رکھ کر محبت سے چومتے ہوئے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ شاور کے گرتے ہوئے پانی نے میرا کو بے حال کر رکھا تھا۔ میرا کے کپڑوں کی تو ایسی حالت کر دی تھی کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ اپنے کثرتی سینے سے اس کو لگائے ہوئے اسی کی کمر پر اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ رب کر رہا تھا۔ اپنے بہکے ہوئے جذباتوں سے مجبور شامیر سختی سے اپنے ہاتھ میرا کی کمر کے اندر دھنساتا ہوا دھنساتا تو میرا کا تڑپ اٹھتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیار کر رہا ہے یا سزا دے رہا ہے۔ جب رونے لگتی تو محبت برسانے لگ جاتا تھا اور جب نارمل ہوتی تو دانتوں کی چبھن سے اسے احساس دلاتا کہ وہ ناراض ہے۔ اسی حالت میں جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے روم میں لے آیا تھا۔ میرا اپنی حالت پر شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس کی معصوم دھڑکنوں نے اندر اشتعال برپا کر رکھا تھا۔ اس کے لبوں کی جسارتوں سے وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بے رحم بنا اس کی رنائیوں کو چومتے ہوئے اسے مزید تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو واپس اپنی قید میں لے گیا۔ شامیر کے سلگتے لب اس کی لبوں کو قید میں لیے ہوئے بے حال کر رہے تھے۔ اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ ایک ایک سانس کے لیے مرحا کو تڑپا رہا تھا مگر آج شامیر اپنا غصہ اور محبت یکجاں کر کے اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ وہ پنکھڑیوں سے شروع ہو کر نیچے کی جانب جاتے جاتے دل والے مقام پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ مرحا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر رکھا تھا۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ وہ مدہوش سا لمسوں کی بارش سے شدتوں کی حد تک پہنچ گیا۔ روم میں مرحا کی تیز سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو شامیر کے غصے کو سکون دے رہی تھی۔ آج شامیر نے اپنا سارا غصہ پیار میں لپیٹ کر مرحا پر نکالا تھا۔ وہ ریڈ کلر کی خوبصورت کامدار فراک پہن کر دلہن کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ شاہ جو بظاہر خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہا تھا وہ چور آنکھوں سے میرب کو دیکھ رہا تھا جو مرر کے سامنے کھڑی ہوئی شاہ سے چوری چوری تیار ہو رہی تھی۔ شاہ کی نظروں کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کتنی بار پلٹ کر دیکھا مگر شاہ چالاکی سے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلنے دے رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ وہ تو سویا ہی نہیں تھا، بس اس نے تو کچھ دیر سونے کا ناٹک کیا تھا تاکہ میرب کمفرٹیبل ہو کر وہ کر سکے جس کے لیے وہ بہت بے قراری سے شاہ کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ میرب کو ریڈ کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک میں تیار ہوتے بنا دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ کسی بھی چیز کی آواز سے شاہ اٹھنا جائے اسے ڈر سے میرب ہر چیز کو سنبھال کر ڈریسنگ پر واپس رکھ رہی تھی۔ اس کی دودھیا کمر پر سلکی بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ جھک کر ڈریسنگ سے کوئی چیز اٹھاتی تو بال سائڈ پر ہو جاتے اور کھلی ڈوریوں سے اس کی چھلکتی گوری کمر شاہ کو ضبط توڑ رہی تھی۔ نہیں، خوبصورت پنکھڑیوں کو ریڈ لپسٹک سے سجا کر جھکی ہوئی ڈریسنگ سے جولری اٹھا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پشت پر شاہ کے سینے کو محسوس کیا وہ دبک کر سیدھی کھڑی ہو کر پیچھے کو مڑی کہ شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے کثرتی مضبوط چوڑے سینے سے لگا لیا۔ سوری شاہ کی جان، اس سے زیادہ شاہ میں صبر نہیں ہے۔ اس کے کان پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے خمار زدہ لہجے سے بولا، شاہ آپ جاگ گئے؟ آپ نے میرا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ بچوں کی طرح روٹھے ہوئے لہجے سے بولی، کوئی سرپرائز خراب نہیں ہوا۔ گال پر لب رکھ کر زور سے کس کرتے ہوئے کہا، ہو گیا ہے، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر اور نہیں سو سکتے تھے؟ بچوں کی طرح ضدی انداز میں منہ کو پھلا کر مرر میں شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ قسم سے جانے شاہ، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تھوڑا صبر کر لوں تاکہ میری جان کا سرپرائز خراب نہیں ہو مگر تمہاری یہ کمر مجھے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی پشت سے انگلی سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے گھمبیر آواز میں اپنی بے چینی بیان کر رہا تھا۔ شاہ کے لمس کو کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ سی گئی تھی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ شاہ لمسوں کی حدت سے وہ سسک کر شاہ کے نام کو توڑتے ہوئے بولی، شاہ پلیز مجھے تیار ہونے دیں، جتنا تیار ہو گئی ہو شاہ پر بجلیاں گرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، ابھی مجھے جولری پہننی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، کچھ دیر میں اتار دوں گا۔ شاہ، میں آپ کی برتھ ڈے کے لیے بہت خوبصورت تیار ہونا چاہتی ہوں۔ خوبصورت چیز کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گردن کی بیک سائڈ پر اپنے لب رکھ کر لمسوں کی حدت سے اسے جلا رہا تھا۔ 12 بجنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، تو کچھ دیر صبر کر لیں شاہ، مجھے ہو جانے دیں تیار، 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ شاہ 1 منٹ کا صبر بھی نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ شاہ تو اتنا ہی بے صبرا ہے، اور شاہ کو بے صبرا بھی جانے شاہ تم خود کرتی ہو۔ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔
वो उसके गले में दोनों बाजू हार की तरह डाले हुए थी। ऐसे क्या देख रही हो? मीरा को अपनी जानिब घूरते हुए देख शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख रही हूँ, हमेशा वही होता है जो रोमान शाह चाहता है। मीरा तो रोमान शाह के हाथों की कठपुतली है। नज़र घुमाकर नाराजगी का इजहार करने की कोशिश में नज़र दीवार पर मरकूज कर ली थी। और शाह की जान इधर देख, हमेशा वो नहीं होता जो शाह कहता है, कभी कभी वो भी हो जाता है जो जाने शाह कहती है। उसका जीता जागता सबूत तुम्हारे छोटे से खूबसूरत पेट के अंदर है, जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर फिर भी हो गया। लाख जद्दोजहद सर पर खड़े होकर टैबलेट तक तुम्हें खिलाता रहा, मगर फिर भी वही हुआ जो तुम चाहती थी। तो आज के बाद ड्रामा क्वीन इस तरह की बात मत करना, उसकी गाल को चूमते हुए कहा। एक काम करें, आप मुझे खा लें, गाल को रगड़ कर साफ करते हुए झिंझला कर बोली थी। उसे गुस्सा था कि शान ने उसे तैयार नहीं होने दिया, कमर पर लगी हुई डोरियों तक को बांधने का मौका नहीं दिया था। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी निकाली थी जिसको शाह ने पहनने नहीं दिया। किस्मत से आई लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक लगाई थी, वरना शाह तो उसको शायद ये भी नहीं लगाने देता। खाऊंगा खाऊंगा, सब्र रखो मेरी जान, बस तुमने जो सरप्राइज प्लान किया है वो मुझे तुम दे लो। उसके बाद शाह तुम्हें खाने का पूरा इरादा रखता है। शाह ने उसके गुस्से और झंझलाहट को कोई और ही रंग दे दिया था। कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे नीचे उतारे, मैंने कोई सरप्राइज प्लान किया ही नहीं। गुस्से से शाह को सरप्राइज से इनकार करते हुए उसकी गोद से नीचे उतरने लगी थी। वो भूल गई थी कि इस बार रोमान शाह की गिरफ्त में है, तो शेर के पंजों से खुद को छुड़वाना इतना आसान काम नहीं था। शाह ने झटके से उसे ऊपर किया और उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर सी उठी थी। शाह, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो कराते हुए बोली। ऐसा दर्द मेरी जान को दोबारा बर्दाश्त ना करना पड़े, इसलिए दोबारा ये हरकत मत करना। जहाँ हो वहीं पर रहो। मतलब था कि उसकी गोद में ही रहे। मुझे पता है कि तुम्हारा सरप्राइज स्टडी रूम में है। आपको कैसे पता? तो जसत भरी नजरों से देखते हुए बोली थी शाह की जान। शाह को सब पता होता है, और वैसे भी तुम्हारे गुलाब के फूलों की पत्तियां स्टडी रूम के दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही हैं। कम से कम अपने गुलाब की पत्तियों को समझा के रखना था कि वह तुम्हारा सरप्राइज खराब ना करें। आंखों से स्टडी रूम के दरवाजे की जानिब इशारा किया, जहाँ से गुलाब के फूलों की पत्तियां बाहर निकली हुई थी। शाह को पता है आप बहुत चालाक हैं, बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत सारे चालाक हैं। मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया, मुंह बसुरते हुए बोली थी। कोई सरप्राइज खराब नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पत्तियां देखी हैं, रूम के अंदर झांक कर नहीं देखा। मैं अपनी जान का सरप्राइज खराब नहीं होने दूंगा। मेरे पास भी सरप्राइज है, मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूंगा। दोनों के सरप्राइज मिल जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज तैयार हो सकता है। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, बस हम केक कट करेंगे और मैं आपको गिफ्ट दूंगी। इसके बाद हम सुकून से आकर सो जाएंगे। मेरा मीरब शाह की बातों को भांपते हुए समझते हुए जल्दी से बोली थी। वाह सुभान अल्लाह, बड़ी आला सोच है तुम्हारी। और इससे भी आला बात यह है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे सजे सवरे रूप में देखकर तुम्हें सोने दूंगा। चलो सोचती रहो, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। स्टडी रूम के लोग को एक हाथ से घुमाते हुए दूसरे हाथ से मीरब को अपनी गोद में उठाए हुए था। ज़बरदस्त, मेरी जान ने तो बहुत खूबसूरत मेरी बर्थडे प्लान की है। शाह ने अंदर नजर डालते ही मीरब की जानब देख कर कहा था। रूम के अंदर रेड और वाइट कलर के खूबसूरत गुब्बारों के बुक्के बनाकर जगह जगह रखे हुए थे। फर्श के ऊपर खूबसूरत तरीके से गुलाब की पत्तियों से इंटरेस्ट एंट्रेंस पर हार्ट बना हुआ था। टेबल पर खूबसूरत केक रखा हुआ था। शाह आपको पसंद आया? शाह के मुंह से वाव सुनते ही मीरब खिल गई थी। बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, मगर सब कुछ तुम्हारे आगे फीका है। मेरी जान, शाह तो तुम्हें देखकर ही पागल हो जाता है। मेरी जान, शाह तो तुम्हें देखकर ही पागल हो जाता है, और कुछ देखने की शाह को होश कहाँ रहती है। उसे अपनी बाहों में उठाए रूम के अंदर छोटे छोटे कदम लेता हुआ दाखिल हुआ। शाह, मुझे नीचे उतारे, मैंने आपके लिए एक और भी सरप्राइज प्लान किया है। हाय शाह की जान, सारे सरप्राइज आज देखकर शाह की जान लेना चाहती हो? शाह के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तुम हो मेरी कातिल हसीना। तुम्हें देखकर शाह जितना बहक चुका है, तुम इसको ही संभाल लो, काफ़ी है। शाह प्लीज आप मुझे छोड़ें, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है, नहीं सुनाना। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि शाह की नजरें तो उस पर ही सदके वारी हो रही थी। शाह तो उसे देखकर ही दीवाना हुआ जा रहा था, जो डीप रेड कलर में गोरे रंग के साथ दमकती हुई नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। शाह ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मीरब ने एक सॉन्ग प्ले किया और वापस शाह के पास आकर उसके दोनों कांधों पर हाथ रखे हुए उसकी आंखों में देख रही थी। जाने शाह, ऐसे मत देखो, तुम्हारा ये पागल शाह हद से गुजर जाएगा। और मेरी जान, तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो कि अपने पागल शाह को बर्दाश्त कर सको। गंभीर आवाज में बोलते हुए उस पर झुकने लगा था। शाह प्लीज ये सॉन्ग सुने। शाह के लबों पर अपने नाजुक सी हथेली रखते हुए शाह के इरादे को नाकाम बना चुकी थी। आपको आपकी पंजाबी जुबान बहुत अच्छी लगती है ना? शाह ने इस बात में सर को हिलाते हुए मीरब को गहरी नजरों से देखा।
शाह मैंने इस सॉन्ग पर बहुत प्रैक्टिस की है और मैंने इसको समझा है। ये सॉन्ग नहीं, मेरे दिल के जज्बात हैं आपके लिए, प्लीज़ इसको गौर से सुने। मुझे पता है आप सॉन्ग नहीं सुनते, मगर ये सॉन्ग समझ कर नहीं, मेरे जज्बात समझ कर इस पर गौर करें। इसमें हर लफ्ज़ मेरे दिल के जज्बातों की अक्कासी कर रहा है। अच्छा जी, फिर तो मैं ये सॉन्ग ज़रूर सुनूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी जान के दिल में मेरे लिए क्या है। सॉन्ग का पहला बोल प्ले हुआ तो शाह के लब दिलकश अंदाज से मुस्कुराते, हाय जान ए शाह, ये फीलिंग है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, शाह कुर्बान अपने जानते। शाह ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए अपने खूबसूरत डिम्पल को जाहिर किया। तू धड़कन बन गया ए दिल दी, ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰ, पता नहीं क्या लिखा हुआ भाई। तेनू सहन विच परोला, अपनी एड़ियां उठाकर लबों को शाह के दिल वाले मकाम के मुकाबिल करते हुए शाह की शर्ट के कॉलर को दोनों जानब से पकड़कर शाह की जानिब देखा। आज मैं पकड़ सकती हूँ, ये बदतमीजी के ज़मरे में नहीं आता। उसे शाह की कही हुई बात याद थी। शाह मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, दिल वाले मकाम पर लब रखते हुए चूम कर एड़ियों को वापस ज़मीन पर रखते हुए बड़ी मोहब्बत से शाह की जानिब देखा था। हर एक पल में जिंदगी दा यारा तेरे नाल संजोला, दिल डरदा ए ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ दूर होवे मैनू वक् करके हाय। सॉन्ग के गो बोल को गुनगुनाते हुए लबों को जुम्बश दे रही थी। शाह मुस्कुरा दिया तो पंजाबी सॉन्ग को समझकर गुनगुनाए हुए देख जैसे मीरब के पल्ले पंजाबी का कोई लफ्ज़ नहीं पड़ता था। आज वो शाह के इश्क में प्योर पंजाबी सॉन्ग के बोलों को पूरी तरह समझते हुए गुनगुना रही थी। शाह के कांधों पर दोनों हाथ रखते हुए हल्की हल्की कपल डांस के स्टेप लेते हुए शाह की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। ऐ दिल मेरा जो धड़के, जिन्नी वारी धड़के तेरे ਲਈ धड़के, हर हाल ते पा लेना। मैं ਤਾਂ रब तो दुआ करके हर हाल पर लेना। ये बोल को समझकर गुनगुनाते हुए उसने छत की जानिब मुँह करते हुए दुआ करने के अंदाज में गुनगुनाया था, मेरी जान तुम शाह को पूरी तरह से पा चुकी हो। अब तो तुम्हारी ये अदाएं तुम्हारे लिए ही मुश्किल पैदा करने वाली हैं। शाह को बेकाबू कर रही हो तुम, मुस्कुराते हुए कान में खरगोशी की। शाह के लबों की जंबिश को कानों की लू पर महसूस करते हुए मीरब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। शाह की सरगोशी से मीरब को बहुत शर्म आ रही थी, मगर आज उसने अपने शाह की बर्थडे को स्पेशल तरह से सेलिब्रेट करने का अहद कर रखा था। उਡੀਕ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਏ ਐਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਹਿਣਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ तेरी लोड़ है ऐनी जिन्नी होंदी है सहन दी। आप मेरे लिए इतने ही अहम है जितने सांस लेना हमारे लिए है। तेरे बिन नहीं जी सकना मैं तेतों वक् होवन मैं मर के। पता नहीं क्या है मेरे से भाई, ये पंजाबी नहीं पढ़ी जा रही, सॉरी भाई। ये पंजाबी मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ उर्दू की लाइन पढ़ूंगी, ठीक है। मैं आपके बगैर आगे चल नहीं सकूंगी, मैं तुम्हें मरने के बाद ही छोड़ूंगा, ठीक है। मेरा ये दिल हर बार तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं आपको हर कीमत पर हासिल करूंगी। मैं खुदा से दुआ करूंगी और आपको हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो करूंगा। शाह मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बादशाह बनो और मैं आपकी मलका बनूं। काश हमारी मोहब्बत की कहानी अफसानवी बन जाए और शाह मैं आपको अपना बादशाह बनाना पसंद करूंगी और मैं आपकी मलका बनूंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी मोहब्बत की कहानी तारीख में उतर जाएगी। आखिरकार आपको अपनी ज़िंदगी में पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मुझे इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा और ये दिल जब जब भी मेरा दिल धड़कता है ये आपके लिए धड़कता है। मैं आपको हर कीमत पर हासिल करूंगी। सॉन्ग के बोल ख़त्म होते ही मीरब अपनी एड़ियों को उठाकर ऊपर को उठी और अपने नाजुक से लब, पहली बार मीरब ने खुद से रोमान शाह के आतिशी लबों पर रखते हुए अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार किया था। शाह के लिए छोटी सी कोशिश थी, जबकि मीरब ने पूरी जान लगाकर अपने लबों का लम्स शाह के लबों पर छोड़ा था। हैप्पी बर्थडे शाह। एड़ियों को वापस ज़मीन पर रखते हुए शर्माते हुए शाह के सीने में सर छुपा गई। थैंक यू जाने शाह, थैंक यू सो मच। कहाँ थी यार तुम? शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब के गिर्द मोहरी मोहब्बत से अपनी बाहों का दायरा तंग करते हुए पूछा, क्या मतलब? मैं अपने घर थी शाह, यार तुम मेरे पास आ जाती। शाह कैसे आ जाती? तब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरी जान आ जाती शाह, तुम्हें संभाल लेता। तुम्हारा ये रूप देखकर तो शाह पूरी तरह से हमारा दीवाना हो चुका है। इस दीवाने ने शाह को आज की रात संभाल लेना। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा था। शाह प्लीज़ ये सब आप बाद में कर लेना, अभी मेरा और सरप्राइज है। शाह के लबों पर हाथ रखते हुए नफ़ी में सर को हिलाकर बोली, जाने शाह इन सरप्राइज के चक्कर में तुम शाह को
बहका रही हो, और बहकाते बहकाते अगर शायद ज़रूरत से ज़्यादा बहक गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गंभीर आवाज़ में बोलता हुआ खुमारी से भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था। आज़म शाह गहरी नींद में सोया हुआ था जब उसे अपने साथ एक नाजुक से वजूद की नज़दीकी महसूस हुई। छोटी छोटी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। आज़म शाह गहरी नींद में अपनी तेज धड़कनों की रफ्तार सुनकर जागा था। आज़म शाह के लब मुस्कुराए थे, ये देखकर कि शफा जो बिजली कड़कने की आवाज़ से शायद डर गई थी, जो कल तक खुद दूरी बनाए हुए थी, अब सारी हदों के बांध तोड़ कर खुद से उसके साथ चिपक कर उसकी गर्दन के नज़दीक सर रखे हुए लेटी थी। वो जाग रही थी। उसकी तेज डरी हुई धड़कनें ये बता रही थी कि वो बाहर कड़कती बिजली और तेज बारिश के बाद से डर रही है। शफा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। अपनी मजबूत बाजों के दायरे को उसके गिर्द बनाते हुए एक मोहब्बत भरी आवाज़ मीरा के कानों से टकराई थी। देखें सर, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मगर मुझे आसमानी बिजली की आवाज़ से बहुत डर लगता है। उसकी मिनमिनाई शर्मिंदा सी आवाज़ सुनकर आसिम शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। पागल लड़की, आसिम शाह तुम्हें कैसे बताए कि तुम्हारा यूं नज़दीक होना उसे कितना अच्छा लगा है। वो दिल में सोचकर मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। डर के वक्त तो इंसान गधे को भी बाप बोल देता है। मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ, मैंने भी यही सोचकर वो कुछ कहने वाली थी कि मगर फिर अपने लफ्ज़ों का मफ़हूम खुद ही समझकर चुप कर गई। उसकी इस मासूमियत पर आसिम शाह मुस्कुरा कर रह गया था। रूम में रोशनी ना होने के बराबर थी। मध्यम सी रूम में रोशनी थी। शायद लाइट भी नहीं थी, इसीलिए लैंप भी बंद था। सर, आपको पता है कि मैंने माही से बात कर ली। वो मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं। आपको पता है, उसने मुझे समझाया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे को नहीं लाते। फिर तो मुझे माही का जाकर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उसने शराफत से खुद को हमारे बीच में से हटा लिया है। आसिम शाह उसकी मासूम बातों से खुश होते हुए बोला था, जो पूरी ईमानदारी से हर्फ ब हर्फ आपस में हुई हर बात आसिम शाह के गोश गुजार कर रही थी। सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आसिम शाह के जवाब में कोई आवाज़ न सुनकर शिफा ने चेहरा पीछे करके देखते हुए सवाल किया था। शिफा अब आसिम शाह की मजबूत बाहों में खुद को काफ़ी हद तक डर से महफूज कर चुकी थी। सुन रहा हूँ। लैम्प की मदद सी रोशनी में आसिम शाह की भटकती हुई नज़र बार बार शिफा की नाजुक सी पंखड़ियों पर जा रही थी, जो आसिम शाह की सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर रही थी। ये छोटी सी मासूम लड़की जो उम्र में उससे आधी थी, उसकी मजबूत दिल की धड़कनों में इश्तियाल बर्पा कर चुकी थी। वो कुछ बोल रही थी, मगर आसिम शाह सिर्फ उसकी लबों की जुम्बिश देख रहा था। अचानक बेख्तियार हुआ होता हुआ वो थोड़ा सा सर उठाकर झुकते हुए उसकी नाजुक पंखड़ियों पर अपने लब रखकर कैद में ले गया। ये सब कुछ आसिम शाह ने इतना अचानक किया कि शफा को संभलने का मौका नहीं मिला। उसकी पंखड़ियों की नमी बेकरारी से पीते हुए वो मध्यम सा होता जा रहा था। वो मदहोश सा होता जा रहा था। वह नन्ही सी जान आसिम शाह के नीचे पड़ी अपनी सांसों को बहाल करने के लिए मचल रही थी। वो अपनी अब सांसों को बहाल करने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए उसे पीछे को धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर आसिम शाह अपने कसरती वजूद के लिए उस पर विराजमान हुआ अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। सांसों के लिए तड़पती हुई शफा ने अपनी दिफा के लिए आसिम शाह के बालों को पीछे से पकड़ते हुए बेदर्दी से खींचा। शफा ने अपने बचाव के लिए छोटी सी जो कोशिश की, आसिम शाह उसकी कोशिश पर कुर्बान होते अपने लबों के अंदर ही मुस्कुराया, मगर वो अब भी उस पर बेकरारी से झुका हुआ सांसों को खींच रहा था। मगर उसकी उखड़ी हुई सांसें और तड़पते हुए नाजुक से वजूद को देख आसिम शाह को अपनी सख्ती और शिद्दत का एहसास हुआ। आसिम शाह ने उसकी उखड़ी हुई सांसों को बहाल करने के लिए अपनी सांसें उसके अंदर अंडेलना शुरू कर दी। वो जो सांसों के लिए तड़प रही थी, सांसें मिलते ही आसिम शाह की सांसों को अपने अंदर खींचने लगी। कुछ सेकंड के बाद जब आसिम शाह ने महसूस किया कि उसकी सांसें बहाल हो चुकी हैं, तो उसने वापस से अपना अमल शुरू किया। शफा की सांसों को अपने अंदर खींचने लगा। अब की बार आसिम शाह का एक हाथ शफा के नाजुक सी गर्दन पर आ गया। उसकी नमी को पीकर अपनी मर्जी से उसकी जान बख्शते हुए लबों को आज़ादी देकर पीछे हुआ। शफा ने गुस्से से भरी हुई नज़रों से आसिम शाह की इस हरकत पर देखा, जो कि अपनी हरकत पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। माय लव, मेरी तरफ से इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी सरहदें तो तुम खुद तोड़कर मेरे पास आई हो, तो इतना तो फिर होना ही था। बाहर कड़कती बिजली, तेज़ बारिश, रूम अंदर महबूब आपके बिस्तर में आपकी सांसों से ज़्यादा करीब हो तो भाई, बंदा बशर हूँ, बहक सकता हूँ और बहक गया। वैसे भी पूरा हक रखता हूँ, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो मेरी शराफत है। वैसे आज मेरी शराफत को तुमने ख़राब किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं ऐसा बंदा नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। मुस्कुराती नज़रों से उसके दिलकश सरापे पर नज़र गाड़ी हुई थी। जिस जी आपकी शराफत कुछ देर पहले मैंने देखी है। गुस्से से आसिम शाह की जानिब देखते हुए पीछे होते हुए बोली थी, दूर हटे, मुझे सोने दे। ओह, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे कमर से खींचते हुए अपने करीब कर लिया। सर, आपने कहा था कि आप कभी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा था, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा भी नहीं।
मगर इन खूबसूरत लम्हों को जीने का मुझे पूरा हक है और यह हक तुमने खुद मेरी पनाहों में आकर मुझे दिया है। आसिम शाह दोबारा उसके होंठों पर झुक गया। एक बार फिर से गुड़िया जैसी शफा आसिम शाह के रहमो करम पर सांसों के लिए तड़प रही थी। महक तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, सुबह चलेंगे, अभी रात बहुत हो गई है। महक, हम लोग जंगल में नहीं बैठे। कराची इतना बड़ा शहर है, पूरी रात यहाँ पर हर सहूलत मौजूद होती है। तुम उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो कब से बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। अहमद ने काफ़ी बार पूछा मगर महक ने टाल दिया। अब अहमद खुद से महसूस करते हुए ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले जाने का बोल रहा था। महक का छठा महीना शुरू हो चुका था। महक का जिस्म पहले से काफ़ी बड़ा और भरा और पेट भी बड़ा हुआ नजर आने लगा था। उसे देखकर अहमद कभी कभी उसे गोलू मोलू कहकर तंग किया करता था, मगर कुछ दिन से महक की तबीयत बहुत अपसेट रहने लगी थी। अहमद की माँ भी यही मशवरा दे चुकी थी कि महक को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। प्रेगनेंसी की वजह से मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। महक थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। किसी बात पर अड़ जाती तो फिर अहमद से उससे मनवाने की जिद कम ही करता था, मगर इस बार बात उसकी सेहत की थी, इसलिए अहमद ने उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। अहमद प्लीज़ अभी सो जाए, मैं सुबह आपके साथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी, मगर इस वक्त मुझे सोने दें, मुझे नींद आ रही है। करवट बदल कर आंखें बंद किए लेट गई। महक, कोई परेशानी है? अहमद ने करवट लेकर खुद को उसके करीब करते हुए पूछा। अहमद का एक हाथ उसकी कमर से होकर उसके पेट पर रखा हुआ था। नहीं अहमद, कोई परेशानी नहीं है, आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, बेचैनी होना एक आम सी बात है। आप परेशान नहीं हो। अहमद को अपने लिए फिक्रमंद देखकर महक ने पीछे की जानिब हाथ मोड़कर उसकी सख्त दाढ़ी वाले गाल पर अपना हाथ रखते हुए रब कर रही थी। आई लव यू अहमद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी गाल पर अपने लब रखकर किस करते हुए अहमद मोहब्बत भरे लहजे से बोला, जानती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप मुझसे ज़्यादा प्यार ना करते तो आज महक इतनी खूबसूरत लाइफ की हकदार नहीं थी जो आपकी मोहब्बत ने मुझे दी है। महक बेबी, मेरा ये मतलब नहीं था। क्यों हर बार बात को मादी की तरफ मोड़ देती हो? मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का तुम्हारी मोहब्बत से मुकाबला कर रहा था। हाँ, मैं मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझसे कम प्यार करती हो। अहमद अपने लबों के लम्स उसके नाजुक से गाल पर मोहब्बत से छोड़ते हुए मोहब्बत जता रहा था। हाँ, मैंने भी तो अपनी मोहब्बत का आपकी मोहब्बत से मुकाबला करके ही बताया है कि आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज़्यादा अच्छी है। अहमद के हाथ को पेट से उठाकर लबों से लगाते हुए सीने से लगाया। मैंने आपको मोहब्बत की मैंने आपको मोहब्बत की क्योंकि आप मोहब्बत के लायक थे। आपने मुझसे मोहब्बत की, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत डिज़र्व नहीं करती थी। अहमद, आपने मुझे इतना खूबसूरत ज़िंदगी दी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसके सीने पर अपनी पुश्त रखे हुए करवट दूसरी जानब लिए लेटी थी। अपना एक हाथ उसके चेहरे पर मोहब्बत से रब करते हुए बोल रही थी, महक प्लीज़ इतनी गहराई में मत सोचा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। जो गुजर गया उसको याद करके खुद को तकलीफ मत दिया करो। अहमद ने उसके गिर्द अपनी बाहों का दायरा नरमी से तंग करते हुए कहा। अहमद, कभी कभी इंसान जो माजी में अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से गुनाह करता है, वो गिल्ट आपको आने वाली ज़िंदगी में सुकून से जीने नहीं देता। मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा है। मैंने नहीं सोचा तो मैं ये नहीं सोचना चाहती मीरब के बारे में, मगर मुझे रह रह कर मुझे मीरब के साथ की हुई ज्यादती याद आती है। मैंने उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली खुशी को कितनी बेदर्दी से उससे छीन लिया था। और अहमद, आपको पता है कि अब उसका केस में बहुत ज़्यादा पेचीदा है। मेरी उसकी डॉक्टर से बात हुई थी और मीरब की जान को ख़तरा है। महक ने अपना डर और दुख जाहिर किया तो अहमद को समझ आ गया था कि महक की बेचैनी की वजह क्या है। महक, हम अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। जो गुजर गया हम इस वक्त को तो वापस नहीं ला सकते। अल्लाह ताला मेरे भाभी को तंदुरुस्ती और सेहत दे और अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी सही सलामत रखे। मैं भी परेशान हो गया हूँ यार तुम्हारी इस बात है, क्योंकि रोमान ने तो कभी हमसे ये मसला डिस्कस नहीं किया। मैं तो बहुत खुश था कि रोमान शाह के घर में फिर से खुशखबरी है। अहमद, सच में मैं बहुत परेशान हो गया था मीरब की हालत का सुनकर। दोनों काफ़ी देर तक इसी मुद्दे पर बात करते रहे। अहमद महक को समझाकर पुरसकून करके सुला चुका था, जबकि खुद गहरी सोच में गुम लेटा था। शिफा, माई लव, उठ जाओ, रात को तो तुम घर घूर कर आंखें दिखा रही थी, अब अपनी प्रॉपर्टी पर विराजमान होकर लेटी हुई हो। आसम शाह सुबह सुबह मुस्कुराते हुए लबों से शिफा को जगा रहा था, जो आसम शाह के सीने पर अपना सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। जब इंसान को नींद आती है तो इंसान पत्थर पर भी सर रख कर सो जाता है। शिफा ने आंख खोलते ही आसम शाह की बात का जवाब दिया था, मगर मेरी जान, मैं पत्थर नहीं हूँ। मेरे अच्छे खासे मर्दों वाले जज्बात हैं जो किसी भी टाइम जाग सकते हैं। अगर पत्थर के अरमान जाग गए तो फिर तुम्हें ही मुश्किल होगी।
आसम शाह सुबह सुबह उसकी कमर पर हाथ रखते उसी पोजीशन में करवट लेकर उसके ऊपर आ गया। हटे सर, सुबह सुबह आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। वो आसम शाह की खूबसूरत जज्बे को बदतमीजी का नाम दे चुकी थी। माई लव, मुझे सर नहीं बोला करो, ये सर वाला शौक तुम बचा के रखो, कॉलेज में जाकर सर बोल लिया करना, इजाज़त है मेरी तरफ से। मुस्कुराते हुए पंखड़ियों को चूम लिया। आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। अपनी पंखड़ियों को हथेली से रगड़ते हुए गुस्से से झंझला कर बोली थी, क्योंकि रात को आसम शाह ने उसको सांसों के लिए काफ़ी हद तक तड़पाया था, जिसको वो अभी तक भूली नहीं थी। सुबह सुबह आसम शाह की को नई ट्यून में देखकर शफाक घबरा उठी थी। क्या करूं, इतनी खूबसूरत बीवी हो और वो भी इतने नज़दीक, तो कम वक्त अपने दिल को कोई संभाले भी कैसे। उसकी गर्दन पर लब रखकर चूमते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। सर नहीं, वो सिसकते हुए बोली थी। शफा, तुम्हारी इजाज़त के बगैर हद क्रॉस नहीं करूंगा, मगर ये छोटे छोटे मोहब्बत भरे लम्हों के लिए मुझे रोका मत करो। पूरा हक रखता हूँ तुम पर और बेहद मोहब्बत भी करता हूँ, तो फिर ये मुज़ाहमत की वजह मुझे समझ नहीं आती। गर्दन पर लबों के लम्ब से छोड़ते हुए आहिस्ता से बोला, जो आप कर रहे हैं इसको भी हद क्रॉस करना ही कहते हैं। चलो, हद क्रॉस करना ही कहते होंगे, मगर ऐसी छोटी मोटी हदें प्यार में क्रॉस हो जाती हैं। गर्दन पर झुके हुए खुमार ज़दा लहजे में बोला, आप हटे, मुझे भूख लगी है। अपने हाथों को उसकी कांधों पर रखते हुए खुद को उससे बचाने के लिए कहा, और उसके लबों के लम्ब से मासूम से शफा को बहुत तड़पा रहे थे। क्या खाना है, मैं अभी बना देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। बच्चों की तरह उसकी भूख का ख्याल करते हुए पीछे हटने लगा। आज संडे था तो दोनों काफ़ी लेट तक सोते रहे। कुछ खास नहीं, आप जो खाएंगे मैं भी वो खा लूंगी। वो अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उठकर बैठने लगी थी कि आसम शाह वापस से एकदम उसके ऊपर झुक गया। मैं तो तुम्हें खाऊंगा, इन पंखड़ियों से जूस पीऊंगा, सोच लो कि तुम भी यही खाना चाहती हो। शरारती होता हुआ गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। सर, आपको पता है आप कितने ठरकी हैं। उसके सीने पर हाथ रख के पीछे करते हुए जल्दी से बेड से नीचे उतर गए। मिसेज आसम शाह, गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। बीवी हो मेरी, और बीवी से प्यार करना ठरकीपन नहीं होता। वो अपनी शर्ट को सीधा करते हुए बैठते खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख मुस्कुरा रहा था, जो बड़ी चालाकी से बेड से उतर कर उसे काफ़ी दूर जाकर खड़ी हो गई थी। भूखी बीवी से प्यार नहीं किया जाता, पहले आप मुझे खाना दें। आसम शाह उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। वो खुश था ये देख कर के शफा में हिचकिचाहट बहुत कम हो रही थी। वो उससे घुल मिल रही थी, इससे अपने दिल की बात बिना किसी तकल्लुफ के कह रही थी। अब जो उसमें घबराहट बाकी थी वो उसकी फितरती शर्म व हया थी, जो कि आसम शाह को बहुत अच्छी लगती थी। फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, बल्कि पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, वो कहते हुए वॉशरूम में चला गया था। जबकि बाहर खड़ी हुई शफा अपने निचले होंठ के किनारे को दबाते हुए शर्मा कर मुस्कुरा दी। शफा को खूबसूरत हैंडसम आसम शाह अच्छा लगने लगा था, जो उसे हर वक्त बच्चों की तरह ट्रीट कहता रहता था। मीरब रोमान शाह का हाथ पकड़कर टेबल की जानिब लाई, जहां पर एक खूबसूरत बर्थडे केक रखा हुआ था, जिस पर बहुत खूबसूरती से रोमान शाह हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे शाह। शाह के केक कट करते ही मीरब मुस्कुराते हुए बोलकर शाह के सीने से लगी, अपने दोनों बाजू उसकी कमर में डाले हुए किस कर चुकी थी। थैंक यू जाने शाह, ये बर्थडे मैं हमेशा याद रखूंगा। इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने मुझे, जिससे रोमान शाह जिसे रोमांशा सालों नहीं भूल सकता। उसे अपनी बाहों के दायरे में कसते हुए झुककर उसके गाल पर लब रख के जोर से चूमते हुए कहा। शाह ने केक मीरब के लबों से लगाकर थैंक यू जानी शाह कहा था। मीरब ने पीछे हटकर कट किए हुए केक के पीस को उठाया, जबकि केक को देखकर रोमान शाह ने नफ़ी में सर को हिलाया। मीरब समझ गई कि शाह इस तरह से केक नहीं खाना चाहता। आखिर इतना तो वो रोमान शाह को समझ चुकी थी। रोमान शाह को केक अपने स्टाइल में ही खाना था। उसने मुस्कुराते हुए केक बिना किसी बहस के रख दिया था। खा लीजिए, जैसे आपको अपना बर्थडे केक खाना है। आज आपकी बर्थडे है तो मैं आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी। वो मुस्कुराते हुए नजरें नीचे झुकाकर बोली, हाय जानिशा, ना करो यार, ना करो, मार रही है तुम्हारी अदाएं मुझे। शाह तो वैसे ही तुम पर फिदा रहता है। जान दे टोटे, अगर ऐसे ही करती रही तो शाह तो अपना आप नहीं संभाल सकेगा, और मेरी जान के इस वक्त जो कंडीशन है, ऐसे में तुम पर सख्ती भी नहीं कर सकता। क्या चाहती हो जाने शाह? शाह को यूं तड़पाकर उसकी हालत महजूद हो रही हो। मुस्कुराते हुए अपने दोनों मजबूत बाजू उसके गिर्द लपेटते हुए सख्ती से उसे अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस खींचते हुए बोला था, मीरब कभी अपनी शाह को यूं तड़पा और तरसा नहीं सकती। मीरब आपकी है, आपका पूरा हक है मीरब पर। आज के दिन अपनी मोहब्बत जैसे चाहे मुझ पर निछावर कर सकते हैं, बस हमारे बेबी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो शर्म से लाल होते हुए नजरें उसके सीने पर गाड़े हुए अपने दोनों हाथों से शाह के सीने से कमीज को मुट्ठियों में मीचे हुए खड़ी थी। मेरे बेबी को, अपने बेबी की बहुत फिक्र है, कुछ नहीं होने दूंगा हमारे बेबी को, बेफिक्र रहो। बस तुम मुझे एक गिफ्ट
दो, वो भी मेरी पसंद का। शाह, मैं आपके लिए गिफ्ट तो ले आई हूँ। उदास सा मुंह बनाकर कहा, आपकी पसंद का गिफ्ट भी सुबह ले आऊंगी। बिना शाह की पूरी बात सुने वो बोली थी, मेरी पसंद का गिफ्ट तुम मुझे अभी दे सकती हो। उसके उदास चेहरे को देखकर कहा, अच्छा बताएं, फिर मैं अभी आपको आपकी पसंद का गिफ्ट दे देती हूँ। आज मेरा अपने शाह की बर्थडे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। मुझे हमारी एनिवर्सरी वाली मेरी फेवरेट साड़ी पहन कर दिखाओ। शाह प्लीज़ कुछ भी और बोल दें, आपको पता है ना वो साड़ी कितनी नंगी पंगी है। एनिवर्सरी एनिवर्सरी पर पहनकर मुझे कितनी शर्म आ रही थी। जाने शाह, रूम में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मेरी जान, मुझसे कैसा शर्माना। अभी तुमने कहा कि तुम शाह की हो, तो फिर शाह तुम्हें हर हाल में देखने का हक रखता है। कहते हुए उसके कान की लू को चूम लिया। वो सिसकी भरते हुए पीछे हुई। प्लीज़ पहन के दिखा दो, शाह के लिए ये सबसे ज़बरदस्त गिफ्ट होगा। उसकी कमर पर हाथ रखकर नरमी से वापस अपने करीब करते हुए सरगोशी की। ठीक है, फिर प्लीज़ आप मुझे घूर घूर कर नहीं देखेंगे, प्रॉमिस करें। जानिशा, मैं वादा तो कर लूँगा, मगर तुम अच्छी तरह से जानती हो शाह को अपना ऐसा वादा तोड़ने में कितना टाइम लगता है। बेहतर है कि तुम मुझसे वादा नहीं लो। मैं कोशिश करूँगा, और मैं जानता हूँ कि मेरी कोशिश ने भी नाकाम ही होना है। वो मुस्कुराते हुए सरगोशी में बोल रहा था। मीरब ने शाह की ईमानदारी पर हंसते हुए शाह के फौलादी सीने पर प्यार से दो मुक्के बरसाते हुए शाह के चेहरे की जानिब देखा, जहाँ पर शाह के हंसने से डिम्पल वादे हो गए। तो शाह के डिम्पल देखकर मीरब ने दिल में माशाल्लाह कहा था। वो रूम से बाहर निकल कर जा रही थी। कहाँ जा रही हो, बताती तो जाओ। शाह ने पीछे से आवाज़ लगाई, आपकी पसंद का गिफ्ट ही रेडी करने जा रही हूँ, वो बिना मुड़े हुए बोली थी। थैंक यू सो मच जाने शाह, कहते हुए अपने गिफ्ट के इंतज़ार में वहीं सोफे पर बैठ गया था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मीरब शाह की फेवरेट साड़ी पहने हुए नज़रें झुकाई शाह के दिल पर बिजलियाँ गिराती हुई आ चुकी थी। माई ब्यूटीफुल वाइफ, शाह अपनी जान पर कुर्बान। मीरब के हाथ को पकड़कर अपने पास करते हुए शाह मुस्कुरा दिया। केक मीरब के लबों पर लगाते हुए शाह ने अपने मनपसंद अंदाज से केक खाया। मीरब की सांसों को तंग करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की जानिब ले जा रहा था। शाह के गले में अपने बाजों का हाथ डाले आंखें बंद किए शाह के रहमो करम पर थी। स्टडी रूम से रूम के अंदर आते हुए मीरब के चेहरे पर लम्सों की बारिश करते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रखा था। उसे नरमी से तकिए पर सर रखकर बेड पर लेटा दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे अपने कसरती वजूद से उतार कर फेंक चुका था। मीरब के दिल वाले मकाम पर ऊंचे नीचे होते हुए देखकर शाह के जज्बातों का ठाठे मारता हुआ समंदर मीरब को भिगोने के लिए बेकरार था। शाह उसके चेहरे पर झुक चुका था, अपने लब उसकी पंखुड़ियों पर रखकर कैद में ले गया, उसकी सांसों को अपने अंदर खींचकर पीने लगा था। मीरब की हालत पर रहम खाते हुए उसे आज़ादी बख्शी। वो जल्दी से करवट लेकर खुद की सांसें बहाल करने लगी। शाह की नज़रों के सामने मीरब की दूध जैसी गोरी रंगत वाली कमर थी, जिसे देखकर शाह बेकाबू सा होकर मीरब की कमर पर झुक गया। उसकी साड़ी के स्ट्रैप पर लब रखते हुए स्ट्रैप खोलकर वहाँ पर दांतों की चुभन के साथ लम्स छोड़ा। वो सिसक उठी थी। अपना मजबूत हाथ उसके ऊपर से ले जाते हुए उसके खूबसूरत उभार पर रखकर उसकी कमर पर लम्स छोड़ने लगा था। वो शाह के हाथ की सख्ती से तड़प कर सिसकने लगी थी। शाह हमेशा की तरह बेकाबू सा होकर अपनी धुन में मस्त मीरा पर मोहब्बत की बारिश जोर शोर से बरसाने लगा था। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा था को सख्ती से नहीं, नरमी से पेश है, मगर रोमान शाह की मोहब्बत थी। मीरा को तड़पना तो पड़ना ही था। अपनी मनमानियाँ करते हुए शाह ने उसके वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर छोड़े थे। उसको चादर के अंदर लपेटते हुए लम्सों की बारिश उसके खूबसूरत जिस्म के रनाइयों पर बिखेर रहा था। वो सिसक रही थी। आज उसने सिसकने के बावजूद शाह के लिए कोई मज़ामत खड़ी नहीं की थी। वो अपने शाह को बर्थडे पर उसकी मनमानियों का स्पेशल तोहफा देना चाहती थी। वो आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ चादर पर रखे चादर को मुट्ठियों में मींचे हुए थी। शाह ने अपने हाथ उसकी हथेलियों पर रखते हुए चादर से छुड़ाकर अपने हाथों के नीचे दबा लिए। उसके दिल वाले मकाम पर अपने लब रखते हुए चूमकर उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया था। कभी नरमी तो कभी सख्ती करते हुए अपनी मोहब्बत की बारिश उस पर बरसाता जा रहा था। एक और खूबसूरत रात दास्तान रुमान शाह की मोहब्बत में लिख रही थी। डॉक्टर एवरीथिंग ओके, कोई सीरियस मामला तो नहीं है। अहमर महक को लेकर उस डॉक्टर के पास आया था। बहुत फिक्रमंदी से डॉक्टर के सामने बैठा परेशान कुन लहजे में डॉक्टर से पूछ रहा था, देखिए मिस्टर अहमर, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मगर शायद इनको किसी बात का स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये मेंटली तौर पर बेचैन रहती हैं। डॉक्टर ने सोचते हुए नज़रों से महक की जानिब देखते हुए कहा, जो अहमर के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो आपके कहने के मुताबिक इनकी बेचैनी घबराहट उनके जहनी स्ट्रेस की वजह से है? जी बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। उनके सब टेस्ट क्लियर हैं, इनका बेबी बिल्कुल ठीक है, ये खुद बिल्कुल सेहतमंद है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है जो ये बेचैन रहती हैं। अब इनको क्या स्ट्रेस है ये तो आप लोग ही जानते हो। प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि ये जहनी परेशानी का शिकार नहीं रहें। जो भी मामलात हैं या घर में कोई परेशानी है, आप इसको आपस में बैठकर
सुलझाएं, क्योंकि इनका परेशान रहना माँ और बच्चे के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं इनके लिए ये मेडिसिन लिख रही हूँ, ये इनका रोज विलानागा देते रहें, ये और ये आराम करें, बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। डॉक्टर दवाइयों के लिए अहमद की जानें बढ़ाते हुए बोली थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अहमद डॉक्टर के हाथ से फाइल लेते हुए बोला था, मेंशन नॉट, बी केयरफुल। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए दोनों की जानब देखकर कहा। अहमद लिस्ट लेकर महक का हाथ पकड़े डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आया। अहमद, आप परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लूँ। गाड़ी में बैठते हुए महक ने अहमद के उतरे हुए चेहरे को देख कर कहा, थैंक यू महक, तुम खुद को टेंशन से दूर रखने की कोशिश करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस पार से लहजे में अहमद ने महक की जानब देखते हुए कहा और गाड़ी घर की जाने मोड़ दी। अहमद, अब मुझसे नाराज है? अहमद के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए झुककर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, नहीं नाराज नहीं हूँ, बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब परेशानी को खुद से दूर रखो, हमारे बच्चे का और खुद का ख्याल रखो। मैं तुम दोनों के बगैर खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। बहुत से ख्वाब सजा लिए हैं मैंने हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए। वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले हुए उसकी जानब देखकर बोलते हुए वापस स्टीयरिंग पर नजर जमा चुका था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी जानब से कोई शिकायत न मिले। अब आप अपने चेहरे से उदासी हटाकर खुश होकर दिखाएं। मुझे आपका ये लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। अहमद ने मुस्कुरा कर उसकी जानब देखा। हाँ तो तुम अपना ख्याल रखो। अहमद का चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही तुम्हें मिलेगा। कुछ खाओगी? क्या? गोलगप्पे? मैं कुछ हेल्दी खा लो यार। नहीं, मुझे गोलगप्पे ही खाने हैं। हम मर्दों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि औरतों का ऐसी हालत में खट्टी चीज़ें खाने को कितना दिल करता है। हाँ भाई, हमें कैसे पता होगा, हम कभी प्रेग्नेंट थोड़ी हुए हैं। अहमद कहका लगाकर हंसते हुए बोला था। अहमद ने महक की फेवरेट पानी गोल गप्पे वाली दुकान के सामने गाड़ी रोकी। वो जानता था कि महक को गाड़ी में बैठ कर ही ताज़े गोलगप्पे खाने हैं। वो पार्सल किए हुए गोलगप्पे नहीं खाती थी। बैठो, मैं भी लेकर आता हूँ। अहमद ने महक के लिए 2 प्लेट तैयार करवाई थी, जिनको महक ने चट्टम कर दिया था हमेशा की तरह चटम कर दिया था। हेल्दी चीज़ें तो महक से खाई नहीं जाती थी, मगर गोलगप्पों जैसी चीज़ें महक खाने में मिंट लगाती थी। महक, तुम ये खट्टा पानी मत पियो यार, मेरे बच्चे का गला ख़राब हो जाएगा। महक को खट्टे पानी के घूंट लेते हुए देख अहमद ने आंखें बंद करके कहा था, कोई नहीं, आप ये बच्चे का गला ख़राब होता है, वो भी चटखारे लेकर खा रहा है। महक के कहने पर दोनों हंसने लगे थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।